बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर थोड़ा सा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की डेप्थ में है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम लोगों को नहीं पता और उस पर ध्यान देना चाहिए। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में मैंने डिटेल लेक्चर आपको दे दिया था। अब उसकी कुछ ज़ैली चीज़ें आपके सामने हैं। एक होता है रिवोकेबल और एक होता है इर्रिवोकेबल। रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मीन काबिले मनसूखी मुख्तार नामा आम, जिसको इख्तियार दहिंदा कभी भी मनसूख कर सकता है, और इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऐसा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जिसको मनसूख नहीं किया जा सकता। इन दोनों के बारे में क्या मामला होता कैसे है? डेफिनेशन तो आपके सामने है कि एक मुख्तारनामा आम जिसको मनसूख नहीं किया जा सकता, एक मुख्तारनामा आम जिसको मनसूख किया जा सकता है। बेशुमार केसेस मेरे सामने पड़े हुए हैं इस बाबत कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किन किन सूरतों में दिया जाता है या लिया जाता है। मैंने एक प्रॉपर्टी का सौदा ए के साथ किया। मैंने ए को तमाम रकम अदा कर दी। मेरा इकरारनामा मुआहदा बै कुल्लोहुम वसूली का लिखा गया। अब मेरे पास रजिस्ट्री करवाने के लिए रकम नहीं है। जो प्रॉपर्टी मैंने ख़रीद की, जिसकी तमाम रकम मैंने अदा कर दी, अब वो मेरे पास उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं कहता हूं कि मुझे बेचने वाला जो है वो मुझे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, मुख्तारनामा आम दे दे। अब उस मुख्तारनामा आम में बाकायदा तौर पर मुख्तार देने वाला एग्जीक्यूटेंट, मालिक उस जायदाद का, वो तमाम जर्नल इख्तियारात उस परचेज़र को दे देता है जो बतौर मालिक उसको हासिल होते हैं। लेकिन उसके साथ ये ऐड कर देता है कि मैंने इस प्रॉपर्टी की तमाम रकम बै वसूल कर ली है। तो ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, नाकाबिले मनसूखी मुख्तारनामा आम होगा, क्योंकि इसमें मुख्तारे आम के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए, उसका फ़ायदा इन्वॉल्व हो गया, उसका बेनिफिट इन्वॉल्व हो गया कि अब ये जिस प्रॉपर्टी का मुख्तारे आम मुकर्रर हो रहा है, इसकी रकम उसने पहले ही एग्जीक्यूटेंट मालिक को अदा कर दी हुई है और अब उसने इसको मुख्तारे आम मुकर्रर कर दिया है। अब यहां पे परखने वाली बात क्या है? अगर ऐसा कोई मामला आपके साथ होता है तो उस मुख्तारनामा आम में एक चीज तो आपने ये लिखवा दी कि मैंने तमाम रकम अदा कर दी या उन्होंने तमाम रकम वसूल कर ली। एक लाइन और भी उसमें ऐड करवानी है आपने। वो लाइन ये है कि मुख्तार जो कि जिसको मुकर्रर किया जाता है, एग्जीक्यूटेंट वो लिखेगा कि अगर मैं फौत हो जाता हूं तो मेरे वारसान इस मुख्तारे आम को या ये मुख्तारे आम जिसको कहे उसके नाम रजिस्ट्री करवा कर देने के पाबंद होंगे। मेरे वारसान का बतौर मालिक इस प्रॉपर्टी के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं रहेगा। ये हो गया इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, नाकाबिले मनसूखी। इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए, अपने तमाम इख्तियारात, तमाम मफाद विड्रॉ कर लिए गए, अपने वारसान को बाउंड कर दिया, पाबंद कर दिया कि अगर मैं फौत हो जाता हूं तो इस मुख्तारे आम के नाम प्रॉपर्टी करोगे या ये जिसको कहेगा उसको प्रॉपर्टी दोगे। ये चीजें अगर मुख्तारे आम का हिस्सा हैं तो फिर
वो इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होगा। ये मैंने एक मिसाल दी है, इसमें बेशुमार मिसालें और हो सकती हैं। अब दूसरी बात, रिवोकेबल जनरल इख्तियारात दिए कि मैं बीमार हूँ, मैं कारोबार के सिलसिले में दूर रहता हूँ, मैं नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का इंतज़ाम व इंसराम नहीं संभाल सकता, मैं इस प्रॉपर्टी के मुकदमात नहीं संभाल सकता। हर वो काम जो कानूनी तौर पर मैं कर सकता हूँ, मेरा मुख्तारे आम ये काम करेगा इस प्रॉपर्टी के बारे में या एक से ज़ायद प्रॉपर्टी के बारे में। ये जब जर्नल इख्तियारात आपका आएगा तो ये मीनिंग देयर बाई कि जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी पाबंद है कुछ चीज़ों का। नंबर एक, अगर वो काम करेगा, बेचेगा, किराए पर देगा, गिफ्ट करेगा, कुछ भी करेगा, कोई भी ऐसा काम बतौर मुख्तारे आम करेगा जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों, वो पैसे वसूल कर रहा है, तो मुख्तारे आम का ये फ़र्ज़ होगा कि वो पैसे ऑन रिकॉर्ड उस मालिक तक पहुंचाए। खा वो बै की रकम है, खा वो किराए की रकम है, खा कुछ भी है, वो पहुंचाएगा। जब ये जर्नल इख्तियारात आएंगे जिसमें मुख्तारे आम की जिम्मेदारियां मौजूद हैं, मुख्तारे आम बरीउ ज़ुम्मा नहीं है, उसमें ये बात आप जहन में रखें कि वो मुख्तारनामा आम कैंसल हो सकता है, इर्रिवोकेबल नहीं है, रिवोकेबल है, मनसूख किया जा सकता है। ये तो हो गया इर्रिवोकेबल और रिवोकेबल। अब अगर इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसमें मुख्तारे आम यानी कि मालिक जिसको मुख्तारे आम मुकर्रर करता है उसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आया मालिक के पास कोई इख्तियार नहीं कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवा सके? इस सवाल का जवाब ये है कि है, इख्तियारात उसके पास बदरजा उत्तम मौजूद हैं, लेकिन वो इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए उसको वजूहात लिखनी पड़ेंगी, उसको उस कैंसलेशन डीड में, उस अबताल नामे में वो वजूहात लिखनी पड़ेंगी जिन वजूहात की बिना पर वो ये कैंसिल कर रहा है। और अगर वो इर्रिवोकेबल है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो सब रजिस्ट्रार उसको अबताल नहीं करेगा जब तक जो रीजनिंग उसने बताई हैं वो माइंड अपीलिंग नहीं होंगी, वो अकल में नहीं आएंगी। अगर वो रीजनिंग नहीं दी तो सब रजिस्ट्रार उसको रिवोक नहीं करेगा। और अगर किसी ने रिश्वत दे के, सिफारिश करवा के वो रिवोक करवा भी लिया है तो उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी कि कोई वजह नहीं बताई, सिंपल रेवोकेशन डीड बनाई, रेवोकेशन डीड बना के उन्होंने रजिस्टर्ड करवा ली, अबताल हो गया। वो अबताल नहीं हुआ, कानून कहता है वो अबताल नहीं हुआ। ये मैं आपको जजमेंट दे देता हूं, 2017 CLC पेज 48 इस्लामाबाद। इसमें मुख्तारनामा आम जिस बंदे के हक में था ये इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी था, असल मालिक ने उसको मनसूख करवा के किसी और को बेच दी, जबकि मुख्तारे आम ने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। तो अदालत ने मालिक की इस प्ली को मानने से इनकार कर दिया कि मैंने वो पावर ऑफ अटॉर्नी इसके एग्रीमेंट टू सेल करने से पहले मैंने वो रिवोक करवा दिया था। अदालत ने कहा कि उस रेवोकेशन डीड में आपने रीजनिंग क्या दी, उस रेवोकेशन डीड में कोई रीजनिंग नहीं थी। तो अदालत ने कहा कि ये इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी था, इसलिए आपने गैर कानूनी काम किया, मालिक ने जो जायदाद बेची थी वो कैंसल हुई, जो मुख्तारे आम ने जायदाद बेची थी वो बहाल हुई। अब
सवाल ये पैदा होता है कि रीजनिंग क्या चीज़ है, कि रीजनिंग को आप किस पराये में लेते हैं, वजूहात को किस पराये पे में लेते हैं आप। वजूहात क्या है? मसलन उसने कहा जी कि मैंने 20 लाख रुपया वसूल कर लिया है, 30 लाख बकाया है, ये मुझे देगा बेच के। अब साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, उसने नहीं दिया, वो रिवोक करवा सकता है रीजनिंग दे के कि जनाब ये देखें मुख्तारनामा आम में मैंने इख्तियार दिया था इस वजूहात पे और ये मेरी पूरी नहीं हुई। और अगर 20 लाख रुपया लिया था और 30 लाख रुपया बकाया है और उसमें टाइम स्पेन दिया हुआ है, फ़र्ज़ करें कि 20 लाख रुपया 1 जनवरी को लिया और उसने उसमें लिख दिया कि 30 लाख रुपया ये मुझे अदा करेगा जून 2018 तक या जून 2014 तक या जून 2010 तक। अब जून 2010 तक 1 जनवरी से लेके जून 2010 तक वो उसको बकिया पेमेंट नहीं करता और उसके 6 साल गुजरने के बाद 2016 में वो ये रीजनिंग दे के वो उसका अबताल करवा देता है, तो अदालत ये भी नहीं मानती। अदालत कहती है कि आपने टाइम स्पेन दिया था 6 माह का, 6 माह गुजरने के बाद आपने ना कोई नोटिस दिया, ना कोई वावेला किया, कोई आपकी तरफ से एक्शन नहीं हुआ। अब 6 साल बाद आप इस बुनियाद पे उसको अबताल करवा रहे हैं कि उन्होंने रकम नहीं दी, तो आप अपने हकूक पे सोए, मालिक अपने हकूक पर सोया। अगर मालिक अपने हकूक पर 6 माह से ज़ायद अरसे तक सोया रहा तो फिर कानून उसकी मदद नहीं करेगा। अदालत ने उस अबतालनामे को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। अदालत ने कहा यह अबतालनामा गैर कानूनी है, वो मुख्तारनामा स्टैंड करता है। तीसरा फैक्टर, अगर मैंने ए को मुख्तारनामा दे दिया है, खा वो रिवोकेबल है खा वो इर्रिवोकेबल है, अब मुख्तारनामा देने के बाद मैं उस प्रॉपर्टी को बतौर मालिक मुख्तार आम को साइड पे करके मैं डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी बेच देता हूं। मैंने 1 जनवरी 2010 में वो प्रॉपर्टी बेच दी बतौर मालिक, मेरे मुख्तार आम ने वही प्रॉपर्टी 1 फरवरी को किसी और को बेच दी, उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लिया। तो कानून ये कहता है कि मुख्तार आम की जो ट्रांजैक्शन है वो प्रवेल करेगी, मालिक की ट्रांजैक्शन प्रवेल नहीं करेगी, क्योंकि मालिक ने अपनी मर्जी से अपने तमाम इख्तियारात मुख्तार आम को दे दिए थे। अगर उसने मुख्तार आम को अपने तमाम इख्तियारात दे दिए थे तो फिर वो अपने इख्तियारात तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक उन इख्तियारात को वो वापस नहीं लेता। और वापस लेने का एक ही तरीका है कि वो उस मुख्तारनामे को अबताल करवाए, उसको कैंसिल करवाए, उसको रिवोक करवाए।